एवं पाठ्यक्रम। आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम लिखते चले आप लोग। पाठ्यक्रम करिकुलम की बात करते हैं। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम क्या था? तो यहाँ पर विभिन्न शिक्षा शास्त्री हुए, विभिन्न आदर्शवाद के समर्थक विद्वान हुए, शिक्षा शास्त्री हुए। उन्होंने क्या किया? पाठ्यक्रम, आदर्शवादी पाठ्यक्रम को अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या की, अलग अलग तरीके से पाठ्यक्रम रखे। तो पहला पाठ्यक्रम प्लेटो का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा अक्सर पूछा जाता है। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम नंबर 1, प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम। ठीक है, प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम को था वो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। जो पाठ्यक्रम था वो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसको हम यहीं पे बना देते हैं। पहला था, देख लेंगे आप लोग, पहला क्या था? पहला था मैंने तीन आदर्शवाद के शाश्वत मूल्य बताए थे, उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रमों को प्लेटो ने विभाजित कर दिया। पहला क्या था? सत्यम। दूसरा था सुंदरम, दूसरा था सत्यम शिवम, और तीसरा था सुंदरम। ठीक है, इसके जो अर्थ थे वो क्रम से ये थे। सत्यम का था वो ये था, जो इसके अंतर्गत विषय होते थे उसमें बौद्धिक विषय रहते थे, उसमें इंटेलेक्चुअल विषय को शामिल किया जाता था। बौद्धिक विषय, बौद्धिक विषय। दूसरा इसमें क्या थे? इसमें थे नैतिक विषय थे, नैतिक विषय, नैतिक विषय। और इसके अंतर्गत जो रहते थे वो रहते थे कलात्मक या सौंदर्यात्मक विषय, सौंदर्यात्मक विषय। इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर बौद्धिक सत्यम की बात करते हैं। बौद्धिक विषय कौन कौन से थे? इसमें क्या होता था? बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज का, इंटेलेक्चुअल पावर होती हैं, बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, उससे संबंधित जो विषय थे उसमें थे, पहला था दर्शन, दूसरा गणित, तीसरा विज्ञान, चौथा इतिहास, भूगोल इत्यादि। इसके शिवम के अंतर्गत नैतिक विषयों के अंतर्गत थे वो था धर्म, धर्मशास्त्र, नैतिक शिक्षा, धर्मशास्त्र, नैतिक शिक्षा। और एक और महत्वपूर्ण विषय था वो था आध्यात्म शास्त्र, वो था आध्यात्म। इसके अंतर्गत जो विषय थे उसको देख लेते हैं। कला, संगीत और साहित्य। 3 विषय थे इसके अंतर्गत। इसके बाद एक बार फिर देख लेते हैं। प्लेटो का जो आदर्शवादी पाठ्यक्रम था, आदर्शवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। जब उसमें बार बार पूछा जाता है, मैंने आदर्शवादी शिक्षा के शाश्वत 3 मूल्य बताए थे, उसी पर प्लेटो ने अपने पाठ्यक्रम को आधारित किया। पहला था सत्यम, जिसका अर्थ होता है सत्यम का अर्थ बौद्धिक विषय, अर्थात बौद्धिकता से संबंधित जो चीजें होती हैं। दूसरा शिवम की बात की, वो नैतिक विषयों की बात की उन्होंने। तीसरा सुंदरतम की बात की या सुंदरम की बात की, वो था सौंदर्यात्मक विषय। इसमें उन्होंने कौन से 3 विषय रखे? सत्यम में रखे उन्हें दर्शन, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल इत्यादि। ठीक है, ये विषय थे। शिवम के अंदर थे धर्मशास्त्र, नैतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र।
ये विषय थे। और इसके सुंदरम के अंतर्गत सौंदर्यात्मक विषय थे, मैंने बताया कला, जो भी सुंदरता से संबंधित विषय होते हैं वो विषय थे, वो था कला, साहित्य, संगीत। इस प्रकार से प्लेटो का जो भी पाठ्यक्रम है वो क्लियर होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 जो शासक मूल्य थे उन्हीं को उन्होंने अपने विषय को अलग किया, सत्यम एवं सुंदरम। पहले में बौद्धिक विषय रिपीट कर देते हैं, दर्शन, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। सेवम के अंतर्गत धर्मशास्त्र, नैतिक शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। और सुंदरम के अंतर्गत सौंदर्यात्मक विषय थे, उसमें कला, साहित्य, संगीत जैसे विषय समाहित थे। इसका अगला देखते हैं। अब इसको आप लोग गर्दन कर लिया होगा, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब प्लेटो के बाद 2 और लोगों के पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। नंबर 2, रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्री होते हुए हैं। एक रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाठ्यक्रम को 2 विषयों में विभाजित किया। जो पाठ्यक्रम था उसको क्या किया उन्होंने, 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला था शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, दूसरा था आध्यात्मिक क्रियाएं। आध्यात्मिक काल थे, शारीरिक काल थे, उन दोनों में विभाजित कर दिया। शारीरिक आध्यात्मिक क्रियाएं, ठीक है। जो आध्यात्मिक, जो शारीरिक क्रियाएं थी उसको देख लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, जो विषय रखे वो थे 3 भाग उन्होंने किए शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत। इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 लिख लेते हैं, नंबर 2 लिख लेते हैं और नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इनको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग था स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। तीसरा देखते शारीरिक कुशलताएं, दूसरा शारीरिक कुशलताएं, और तीसरा इसको विभाजित किया शारीरिक क्रियाओं को, वो था अभ्यास। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग शारीरिक क्रियाएं, दूसरा आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कलाएं और अभ्यास को 3 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक क्रियाओं को भी 3 भागों में विभाजित किया। उन्होंने पहला मानसिक क्रियाएं, आध्यात्मिक विषय को उन्होंने क्या किया, 3 भागों में विभाजित किया। मानसिक क्रियाएं, मानसिक या बौद्धिक क्रियाओं की बात करते हैं, मानसिक क्रियाएं। दूसरा नैतिक क्रियाएं, और तीसरा सौंदर्यात्मक क्रियाएं, ठीक है। इनका विभाजन अब यहाँ पर आके वही हो जाता है जो किसने किया था, संपूर्ण रूप से किसने किया था, प्लेटो ने किया था। अब ये मानसिक क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाएं, जो मैंने सत्यम की बात की थी, वो क्या थे, वो थे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, दर्शन इत्यादि, ठीक है। दूसरी नैतिक क्रियाओं के अंतर्गत हमने बात की थी, वो क्या था, धर्म, नैतिक शास्त्र, और आध्यात्म शास्त्र, आध्यात्म विषय, ठीक है। और चौथा था कला,
तीसरा था कला संगीत, देख लेंगे संगीत, और तीसरा था साहित्य। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, जो रोशनी पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला शारीरिक क्रियाएं और दूसरा आध्यात्मिक क्रियाएं। ठीक है, पहला शारीरिक क्रियाएं और दूसरा आध्यात्मिक क्रियाएं। अब मैंने शारीरिक क्रियाओं को उन्होंने क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला शास्त्र विज्ञान, तीसरा शारीरिक कलाएं और चौथा कलाएं। तो याद है ना, वही सही करते हैं, कलाएं। ठीक है, और चौथा एक्सरसाइज या अभ्यास। उन्होंने आध्यात्मिक क्रियाओं को किसकी भांति, प्लेटो की भांति विभाजित कर दिया। सत्यम, शिवम और सुंदरम में उन्होंने मानसिक क्रिया माना। पहला मानसिक क्रिया विभाजित किया, दूसरा नैतिक क्रिया विभाजित किया, चौथा सौंदर्यात्मक क्रिया विभाजित किया। इसके विषय वही थे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, दर्शन इत्यादि। इसमें विषय थे नैतिक शास्त्र, धर्मशास्त्र और आचार शास्त्र। चौथा सौंदर्यात्मक कला साहित्य विज्ञान, कला संगीत साहित्य को स्थान दिया। ये पाठ्यक्रम किसका क्लियर होता है, रोज का क्लियर होता है। आप एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मिटाते हैं। अब अगला देखते हैं, एक और विभाजन है, वो है टीपी नंद का। टीपी नंद का पाठ्यक्रम का विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, न सिर्फ आपके एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको देखते हैं। टीपी नंद के अनुसार पाठ्यक्रम टीपी नंद के अनुसार पाठ्यक्रम, उन्होंने पाठ्यक्रम को क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया। इसने पाठ्यक्रम को क्या किया, टीपी नंद साहब ने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग था, वो था, उसको देख लेते हैं। पहले भाग को उन्होंने क्या किया, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक जो विषय रखे वो रखे उन्होंने। इसमें शारीरिक, सामाजिक, तीसरा नैतिक। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, शारीरिक व्यवहार, शारीरिक अभ्यास। ठीक है, शारीरिक अभ्यास, ये कुछ उन्होंने विषय को रखा। इसमें नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र को भी शामिल किया उन्होंने। नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र। ठीक है, इसको फिर एक बार समझा देता हूँ। उन्होंने 2 भाग किए। पहले भाग में उन्होंने क्या किया, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, शारीरिक अभ्यास, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र को वर्णन किया। दूसरे विषय के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, साहित्यिक, सौंदर्यात्मक, यहाँ पर देख लेते हैं, साहित्यिक, या सौंदर्यात्मक, कलात्मक, कला या संगीत जैसे विषयों को इत्यादि विषयों को समाहित किया। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लेते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं, क्लियर हो जाएगा। टीपी नंद के अनुसार इनका पाठ्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 ही पाठ्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला किसका मैंने बताया था, पहला प्लेटो का, दूसरा रॉस का और तीसरा टीपी नंद का। तो उन्होंने पहला कहा शारीरिक, जो
भागों में बांटा उन्होंने, इसमें विषय रखे उन्होंने शारीरिक गतिविधियों से संबंधित विषय थे, सामाजिक नैतिक गतिविधियों से संबंधित विषय थे, धार्मिक गतिविधियों से संबंधित विषय थे, शारीरिक अभ्यास, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र से संबंधित विषय थे, उनको रखा। दूसरे पार्ट में सौंदर्यात्मक या साहित्यिक विषय थे, उनको रखा। इसके अंतर्गत उन्होंने कला, संगीत, साहित्य इत्यादि विषयों को समाहित किया। ये आपका पाठ्यक्रम क्लियर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे अब। सॉरी, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग। आदर्शवाद और अनुशासन की बात करेंगे। लिखेंगे नहीं आप लोग, ऐसे समझ लें। आदर्शवाद और अनुशासन की बात करेंगे। इस विचारधारा के अंतर्गत जो ये आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत अनुशासन की बात होती है, उस समय अनुशासन सर्वश्रेष्ठ होता है, या इस विचारधारा के अंतर्गत अनुशासन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसमें भी जो अनुशासन की, जिस अनुशासन की बात की जाती है वो सेल्फ अनुशासन की बात की जाती है, या स्वयं अनुशासन, आत्म अनुशासन की बात की जाती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हम इसमें क्या कराते हैं, जो भी शासक मूल्य हैं उन पर जोर देते हैं, उनको बच्चों को धारण कराते हैं। जब बच्चे अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर अपने जो शासक गुण हैं, जैसे मानवीय गुण हैं, उनको क्या करते हैं, धारण करते हैं, तो स्वयं ही अनुशासित हो जाते हैं, या अनुशासन अपनी इच्छा से करते हैं। इसलिए इसमें इस विचारधारा के अंतर्गत आदर्शवादी विचारधारा में अनुशासन, शिक्षा में अनुशासन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात अनुशासन बहुत अच्छा रहता है और आत्मनुशासन की इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। अब हम अगली बात करेंगे, इसके अंतर्गत शिक्षक और आदर्शवाद की बात करेंगे। शिक्षक को इस विचारधारा के अंतर्गत, इस विचारधारा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक को छात्रों का आगे विधाता माना जाता है। शिक्षक को दुनिया का नीति नियंता माना जाता है, जिसके अंतर्गत वो एक इस तरीके के छात्रों का निर्माण करते हैं जो भावी जगत के लिए, भावी दुनिया के लिए अपना जो उनका उत्तरदायित्व है उसको अच्छे से निभा सकें, अपनी जो मौलिक देन है पूरी दुनिया को दे सकें। इसलिए इसके अंतर्गत जो अनुशासन की बात की मैंने, शिक्षक और छात्र के संबंध की बात की, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब क्योंकि हमने इसके सारे पहलू पर, ज्यादातर पहलुओं पर हमने दृष्टिपात कर लिया है, अब इस आदर्शवाद के बारे का, आदर्शवाद का हम क्या करेंगे, आदर्शवादी शिक्षा है उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको देखते हैं। दोनों पहलू में विचार करेंगे। पहले पहलू में क्या होता है, उनके गुणों को शामिल किया जाता है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या अच्छाइयां थी, क्या क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से शिक्षा में आदर्शवाद को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। नंबर 1 बात करेंगे, गुण की बात करेंगे इनके अंतर्गत। नंबर 1 गुण की बात करेंगे, या गुणों की बात करेंगे, सॉरी, मूल्यांकन जब करेंगे तो दोनों बच्चों का करेंगे, दोनों एस्पेक्ट देखेंगे इसके। शैक्षिक मूल्यांकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, तो नंबर गुणों की बात करेंगे। उसमें क्या था, सॉरी, मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगा, स्लाइड में पढ़ाऊंगा। आपका जो स्लाइड हो रही है लंबी हो रही है, जो भी कमेंट करने हैं आप लोग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।